हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। और मैं कहूंगा सिर्फ इकोनॉमी क्यों, कहीं ना कहीं हमारे जो ग्लोबल अफेयर्स हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनको भी मेजरली इंपैक्ट करता हुआ आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की इंडिया की 2 दिन की विजिट को, साथ ही साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम जो लगातार बार बार उभर कर सामने आता है कि इंडिया और यूके की जो फ्री ट्रेड डील या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसका क्या स्टेटस है, किस डायरेक्शन में दोनों कंट्रीज वर्क कर रहे हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटा हैं जो सजेस्ट करते हैं कि ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए है या ट्रेड डील जिसको आप कह सकते हैं, ये इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन हो सकता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यूके के लिए भी हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली अब इन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को साइन करने में सीरियसनेस डेमोस्ट्रेट करती हुई नजर आना शुरू हो चुकी है। 2 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हम बहुत रिकॉर्ड टाइम में साइन कर चुके हैं। दोनों पे हमने डिटेल लेक्चर भी डिलीवर किए हैं। इस लेक्चर के एंड में दोनों के आपको लिंक्स मिलेंगे, क्लिक करके आप दोनों हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस किस कंट्री के साथ साइन किया है, एक तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और दूसरा हमने साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिनके नेगोशिएशंस 2011, 2013 में स्टार्ट हुए। फाइनली 9, 10, 11 साल के नेगोशिएशन के बाद अब रिकॉर्ड टाइम में उनको क्लोज आउट किया गया है, सिग्नेचर्स हो गए हैं और फाइनली जून जुलाई से उनको लाइव ऑपरेशनलाइज भी कर दिया जाएगा। यूके के साथ अभी हमारा कोई ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। आज का जो लेक्चर है वो कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स को प्रेजेंट करेगा ताकि आप अप्रिशिएट कर पाएं कि यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या ट्रेड डील का साइन होना दोनों कंट्रीज के लिए क्यों बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, इंडिया ने 2 बड़े ही रिकॉर्ड टाइम में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन किया। सबसे पहले हमने साइन किया यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और उसके बाद हमने साइन किया ऑस्ट्रेलिया। उसी की तर्ज पे अब इंडिया और यूके भी एक ट्रेड डील साइन करने की तरफ तेजी से वर्क करना शुरू कर चुके हैं। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बोरिस जॉनसन की जो 2 डे विजिट रही इंडिया, 2 दिवसीय दौरा रहा इंडिया का, दोनों ही कंट्रीज ने उसमें अग्री किया कि जो तीसरा राउंड है नेगोशिएशन का ट्रेड डील साइन करने को लेके दोनों कंट्रीज के बीच में, यूके और इंडिया, उसको क्यों ना अक्टूबर के एंड तक फाइनलाइज कर दिया जाए और कोशिश की जाए कि इसी साल या अर्ली नेक्स्ट ईयर दोनों कंट्रीज इंडिया और यूके एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या ट्रेड डील को साइन कर लें। इंडिया की जो ये ट्रेड डील होगी, ये जो बाकी रीजनल और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, चाहे यूएई के साथ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, उसी की तर्ज पर एंटीसिपेट की जा रही है। और इसका एक मेन एम होगा, एजेंडा होगा कि दोनों कंट्रीज के बीच का जो ट्रेड है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, जो अभी रफली $30 बिलियन पर ईयर के आसपास है, उसको ट्रिपल से भी ज्यादा करते हुए 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाया जाए। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हिस्टोरिकल डेटा है दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड को लेके, गुड्स और सर्विसेज दोनों में, उसके बारे में कुछ फैक्ट फिगर डेटा के साथ डिस्कशन हो जाए ताकि आप अप्रिशिएट कर पाएं कि किस वजह से एक गेम चेंजर हो सकता है दोनों कंट्रीज के लिए ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या ये ट्रेड डील। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट ऑफ आज का लेक्चर होगा वो ब्रिटेन की क्या पोजीशन है ट्रेड को लेके, खासतौर से जब से ब्रिटेन ने एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन को, जिसको ब्रेक्जिट भी कहा जाता है, उसके बाद से, और क्यों यूके अब सीरियस होता हुआ दिखाई देता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेके, खासतौर से इंडिया जैसे मेजर इकोनॉमी के साथ। अब 2008 से कहानी की शुरुआत करते हैं। 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस ने हिट किया ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाने लगी, तब से ऐसा माना जाता है कि इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड रहा, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, वो धीरे धीरे अपने मोमेंटम को खोता हुआ देखा गया। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंडिया और यूके का ट्रेड शायद उस लेवल पे कभी रिकवर हो ही नहीं पाया। अगर हम कुछ फैक्ट्स या डेटा को देखें तो जो गुड्स का ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में, अगर CAGR उसका आप देखें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो रफली 8.5% के आसपास देखा गया 2000 के डिकेड में।
उसके बाद 2010 से 2015 के बीच में ये 8.5% से नीचे आ गया रफली 6% पर ईयर, और उसके बाद 2015 से 19 के बीच में और घटता हुआ दिखाई दिया सिर्फ 4.15% के आसपास। और ऐसा लगता है कि कोविड-19 के बाद यह डेटा हो सकता है 2020 के बाद और भी नीचे आता हुआ दिखाई दे। अगर हम 2021 का डेटा देखें तो इंडिया यूके के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है गुड्स का रफली कितना होगा, $16 बिलियन के आसपास, जो कि अगर आप 2019 के फिगर से कंपेयर करें उससे रफली $850 मिलियन के आसपास कम है। मतलब 2021 में जो ट्रेड हुआ गुड्स में वो अभी 2019 से भी कम है। अगर आप डेटा देखें UNCTAD का, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वो भी सिमिलर ट्रेंड्स की तरफ ही इंडिकेट करते हैं, चाहे वो बात हो गुड्स की, चाहे वो बात हो सर्विसेज की। जैसे अभी हमने गुड्स का देखा कि गुड्स में जो अर्ली 2000s रहे उसमें हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में गुड्स का ट्रेड बढ़ा रफली 8.5% के आसपास। 2010 से 15 में कम हुआ 6%, 15 से 19 में और कम हुआ 4.15%। सिमिलरली अगर हम सर्विस सेक्टर का देखें तो सेकेंड हाफ जो रहा 2000s के डिकेड का, उसमें हमारे सर्विस में जो ट्रेड रहा दोनों कंट्रीज के बीच का वो रफली 12% के आसपास देखा गया 2005 से 2010 के बीच में बढ़ता हुआ। लेकिन 2010 और 2015 के बीच में सिर्फ 0.7% CAGR की बढ़ोतरी ही देखी गई। इसके बाद 2015 के बाद कुछ रिकवरी हमको देखने को मिली सर्विस सेक्टर में, और ये 0.7 से बढ़ता हुआ सर्विस ट्रेड अब CAGR रफली हो गया 8.56% के आसपास बिटवीन 2015 एंड 2019। एब्सोल्यूट टर्म्स में जो बायलैटरल ट्रेड है सर्विसेज का ये रफली 12 बिलियन डॉलर्स के आसपास है 2020 में। मतलब अगर हम गुड्स और सर्विसेज को मिला रहे हैं तो रफली 30 बिलियन डॉलर्स पर एनम हम ट्रेड कह सकते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। इस वजह से 2030 तक इस ट्रेड को ट्रिपल से भी 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर $100 बिलियन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क माना जा रहा है। और अगर इस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करना चाहते हैं कि 2030 तक इस ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ा के $30 बिलियन से $100 बिलियन तक पहुंचाएं, तो जो बायलैटरल ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज का ये CAGR कम से कम 11.47% बढ़ना चाहिए, तभी हम 100 बिलियन तक इस ट्रेड को ले जा पाएंगे 2030। CAGR अगर आप रियलिटी में देखें गुड्स एंड सर्विसेज टोटल मिला के 2010 और 2019 पूरे डिकेड में सिर्फ 4.7% ही देखा गया। इसका मतलब हमें लगभग 3 गुना ज्यादा तेजी से अपने ट्रेड को, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, आज से ही बढ़ाना शुरू करना पड़ेगा, तभी हम 2030 तक ये जो टारगेट एम्बिशियस हम अपने लिए सेट कर रहे हैं $100 बिलियन का, उसको अचीव कर पाएंगे। दोस्तों इस ग्राफ के थ्रू भी आप गुड्स और सर्विसेज का जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में साल के बाद साल आप लगातार देख सकते हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं 2016-17 में मेजर डिप देखा गया, 2019 में फिर से अपटिक देखा गया, पैंडेमिक ने हिट किया, फिर हमने डाउन डिप देखा, और उम्मीद है कि अब जो अपटिक हम देखना शुरू कर चुके हैं इसको हम और तेजी से बढ़ा सके ताकि 2030 का जो हम एम्बिशियस टारगेट सेट कर रहे हैं उसको हम अचीव कर सके। अब यूके के ट्रेड की पोजीशन को थोड़ा एनालाइज कर लिया जाए। अगर हम डेटा देखें विट्स का मतलब है वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशंस, तो क्लियरली सजेस्ट करते हैं कि यूके एक बहुत बड़ा मेजर एक्सपोर्टर है कंज्यूमर गुड्स का, जो पूरे ग्लोब को सप्लाई करता है। और विट्स के हिसाब से जो भी गुड्स हैं इसको आप 4 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, डिपेंडिंग है कि वो किस प्रोडक्शन प्रोसेस या किस प्रोडक्शन फेज में लाए करता है। जैसे अगर आप यूके के एक्सपोर्ट देखेंगे तो यूके का जो भी एक्सपोर्ट है उसका रफली 35.33% सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट होता है यूके का पूरे ग्लोबल कम्युनिटी को। सिमिलरली यूके का जो कैपिटल गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, वो यूके का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका रफली 29.91% और 22.51% के आसपास कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसके साथ साथ यूके एक मेजर एक्सपोर्टर है गुड्स का पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को, ग्लोबल इकोनॉमीज को। उसके साथ यूके एक बहुत बड़ा इंपोर्टर भी है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो। अगर आप शेयर देखें कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स का यूके के टोटल इंपोर्ट में, तो वो रफली 37.81% और 26.96% के आसपास लाई करता है। अब अगर आप यूके का इंडिया वर्सेस चाइना इक्वेशन देखें तो किसके साथ ज्यादा ट्रेड होगा यूके का?
चाइना के साथ, और सिर्फ ज्यादा नहीं कहीं ज्यादा। इसका मतलब इंडिया, अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट देख लें यूके का या इंपोर्ट मार्केट देख लें आप यूके का, तो चाइना के मुकाबले बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेड आप इंडिया के साथ यूके का नहीं कह सकते। जो शेयर है यूके के टोटल एक्सपोर्ट का चाइना को, वो रफली 6.44% के आसपास है। वहीं पे अगर आप टोटल एक्सपोर्ट देख लें यूके का इंडिया को, तो सिर्फ 1.26%, मतलब 4 से 5 गुना कम कंपेयर टू चाइना। यूनाइटेड किंगडम या यूके एक मेजर एक्सपोर्ट है चाइना की जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनके लिए भी। इसका मतलब चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है गुड्स में, वो यूके को बहुत ज्यादा सप्लाई की जाती है इंडिया के मुकाबले। जैसे यूके का जो भी टोटल इंपोर्ट है उसमें चाइना से रफली 9.46% गुड्स आती हैं। वहीं यूके का जो टोटल इंपोर्ट बास्केट है गुड्स का, उसमें सिर्फ इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 1.42%। मतलब चाइना के मुकाबले यूके को हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 6 से 7 गुना कम हैं। सिमिलरली यूके के जो एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स में, चाइना के मुकाबले इंडिया को, चाइना को जो एक्सपोर्ट करता है यूके, वो 5 से 6 गुना ज्यादा है। अब डिस्कशन लगातार चल रहा है कि यूके की जो विस्की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया को, कैसे उनको और ज्यादा आसान बना दें, उनके ऊपर ड्यूटीज को हम खत्म कर दें। वही इंडिया बदले में डिमांड कर रहा है कि इंडिया के जो सर्विस सेक्टर प्रोफेशनल्स हैं, आईटी में हो सकते हैं, डिफरेंट और इंडस्ट्रीज में हो सकते हैं, उनको यूके में काम करने में और ज्यादा सहूलियत मिले, आसानी हो। इसका एक मेजर निगोशिएशन चल रहा है। माना जाता है कि दोनों कंट्रीज में डोमेस्टिक हो सकता है पॉलिटिक्स या कंस्ट्रेंट्स इनको अपोज करते हुए दिखाई दें। इन बबल्स के थ्रू आप क्लियरली देख पाएंगे, सबसे पहले रेड डॉट्स आप देखिए, फिर आप ब्लू डॉट्स देखिए। तो रेड डॉट में आप देखेंगे कि यूके का जो इंपोर्ट चाइना से आता है, वो यूके का जो टोटल इंपोर्ट बास्केट है उसका 9.46% है, और इंडिया का जो भी इंपोर्ट करता है यूके सिर्फ 1.42%। सिमिलरली यूके जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को, वो यूके के एक्सपोर्ट बास्केट का रफली 6.44%। यूके जो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है गुड्स, वो सिर्फ 1.26% के आसपास ही है दोस्तों। तो इसलिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास कि कैसे हम चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं या पैरेलल इक्वली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों फ्रंट्स पे। सिमिलरली यूके के लिए भी मेजर अपॉर्चुनिटी है कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी डेवलप हो गई है यूके की, चाहे उसके एक्सपोर्ट्स हो या इंपोर्ट्स हो, उसके बजाय क्यों ना यूके उसको डाइवर्सिफाई करे और इंडिया को भी एक रिलायबल पार्टनर की तरह अपने ट्रेड में स्टैब्लिश होने दे, फिर चाहे वो बात हो एक्सपोर्ट्स की, फिर चाहे वो बात हो इंपोर्ट की। अब थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए कि यूके की इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है ब्रेक्सिट के बाद या जब से यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है। तो यूके ने 48 इयर्स की जो अपनी मेंबरशिप रही यूरोपियन यूनियन की, ईयू की, उसको फाइनली जनवरी 2021, मतलब रफली 1.25 साल पहले टर्मिनेट कर दिया और ब्रेक्सिट की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया। उसके बाद से जो इकोनॉमिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं, वो एक बात पे सभी एग्री करते हैं कि इस एग्जिट की वजह से, ब्रेक्सिट की वजह से यूके की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली नेगेटिवली इंपैक्ट हुई है। एग्जैक्ट क्या फिगर हैं, क्या नंबर्स हैं, कोविड की वजह से अभी उनको एस्टिमेट नहीं किया गया है, लेकिन एक बात पे सभी सहमत हैं कि अगर यूके यूरोप में रहता, यूरोपियन यूनियन में रहता, तो उसका कहीं ज्यादा उसे फायदा होता। जब से उसने ब्रेक्सिट किया है तब से उसके ट्रेड पे नेगेटिव इंपैक्ट देखा चला जा रहा है। यूके का खुद का जो ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कहना है कि यूके ने जब से यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है तब से जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी है ब्रेक्सिट की वजह से यूके की, वो 4% से भी ज्यादा गिर चुकी है अगर उसको आप कंपेयर करेंगे जब यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था। और इसलिए इसको और रोकने के लिए यूके ने एक ट्रेड डील साइन की यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसमें बहुत सारी ट्रेड गुड्स हो या सर्विसेज हो उसको टैरिफ फ्री तो वो करवा ले गए, लेकिन अब क्योंकि यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है फॉर्मली, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है और जो बॉर्डर कंट्रोल्स की टाइट एडमिनिस्ट्रेशन है यूरोपियन यूनियन की, उसकी वजह से यूके की जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ती हुई देखी चली जाती हैं। उनको बॉर्डर पे ज्यादा पे करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, परमिट्स लेने पड़ेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, डिले होंगे, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होंगे।
इसकी वजह से हो सकता है टैरिफ आपको पे नहीं करने पड़े, लेकिन लॉजिस्टिकल कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दोनों ही यूके की फर्म्स को नेगेटिवली इंपैक्ट करती हुई देखी चली जाती हैं। जैसे अगर आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट सेंटर फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के एक्सपर्ट्स की, रिसर्चर्स की बात सुने तो उनके हिसाब से जनवरी 2021 में जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा, ब्रेक्जिट को ऑपरेशनलाइज किया, तो ब्रिटिश एक्सपोर्ट जो रिलेशनशिप है ईयू फर्म्स के साथ, उसमें 30% से ज्यादा की गिरावट देखी जाती है। इसका मतलब पहले यूके की जो फर्म्स थी उनका यूरोपियन यूनियन की जो फर्म्स हुआ करती थी उनके साथ 30% ज्यादा ट्रेड कह सकते हैं, 30% ज्यादा रिलेशनशिप कह सकते हैं, अब वो हमें गिरता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं इस बात की स्ट्रेस या इस बात की चिंता या इस रिस्क के बारे में यूके की गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से अवेयरनेस भी है। तो यूके भी लगातार कोशिश में है अपने ट्रेड को हम कैसे बढ़ाएं, मार्केट्स को कैसे डाइवर्सिफाई करें, नए पार्टनर्स कैसे ढूंढें, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो इंपोर्ट हो। इसका मतलब ब्रेक्जिट का बहुत मेजर नेगेटिव लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है यूके की इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और इस वजह से जो ट्रेड पोटेंशियल है यूके का यूरोपियन यूनियन के साथ वो भी नेगेटिवली सफर होता हुआ ही देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो जिसमें आप यूके, इंडिया और यूरो एरिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट्स हैं उनको आप कंपेयर कर पाएंगे, जिसमें जो डार्क ब्लू लाइन है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। 2011 के आसपास आप देखेंगे तो इसमें जो हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ है, नॉमिनल नहीं, अगर आप नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन को हटा देंगे तो रियल जीडीपी मिल जाएगी। इंडिया की रियल जीडीपी रफली 6.64%, वहीं पे अगर आप यूरो एरिया की जीडीपी देखेंगे तो 1.46%, यूके आप देखेंगे तो 1.69%। यूरोपियन यूनियन हो चाहे यूके हो, उनकी ग्रोथ रेट रफली इस 1 to 2% की रेंज में ही फ्लक्चुएट करती हुई नजर आती है अंटिल 2019-2020। उसके बाद जब पैंडेमिक हिट होता है उसकी वजह से सभी की ग्रोथ रेट नेगेटिव टेरिटोरी में चली जाती है, इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन उसके बाद हमें शार्प रिकवरी दिखाई देती है। और जो प्रोजेक्शंस हैं इंडिया के लिए खासतौर से 2022-2023 सबसे फास्टेस्ट मेजर ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पे इंडिया को रैंक किया गया है। एस्टिमेशन है रफली 8.15% के आसपास जीडीपी रियल ग्रोथ का। वहीं यूके सिर्फ 3.75%, यूरोपियन यूनियन सिर्फ 2.81%। तो अगर इंडिया ग्रो करेगा, यूके ट्रेड पार्टनरशिप साइन करेगा, तो उसमें यूके का भी बेनिफिट है और इंडिया को भी अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन करने में, उसको और बढ़ाने के लिए ऐसे नए ट्रेड डील्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, चाहे वो ट्रेड डील यूएई के साथ हो, चाहे वो ट्रेड डील हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, चाहे वो ट्रेड डील एशियन कंट्रीज के साथ हो, चाहे हम सार्क को फिर से रिवाइव करें, चाहे बिम्स्टेक को रिवाइव करें या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को रिवाइव करें या यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करें, क्योंकि हम ना ही तो आरसीईपी का हिस्सा बन पाए, ना ही टीपीपी का हिस्सा बन पाए। और उन दोनों वीडियोस, टीपीपी हो या आरसीईपी की जो ट्रेड डील्स हैं, जिसमें एक में यूएस और यूरोप मेजर प्लेयर्स हैं, दूसरी में चाइना मेजर प्लेयर है, हम दोनों का ही हिस्सा नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के साथ ही जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जिनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी कहा जाता है, ट्रेड डील्स भी कहा जाता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम और बढ़ा सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा हम अपने कंट्री में डेवलप कर सकें। और हम अगर जब ग्रोथ कर पाएंगे, जो रेवेन्यू हमारे पास आएगा उसको ही तो हम अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके इस ग्रोथ को हम डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस है, जिसका टारगेट हमने रखा है एंड ऑफ अक्टूबर, वो पॉजिटिवली कंक्लूड हो और फाइनली रिकॉर्ड टाइम में यूएई ऑस्ट्रेलिया की तरह यूके के साथ भी हमारी बायलैटरल ट्रेड डील साइन कर दी जाए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।